हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस विद सारा में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी के सीरीज़ में आपका चौथा वीडियो है और इसमें हम यूनिट 2 का जो फोर्थ चैप्टर है उसको देखेंगे। ठीक, तो ये यूनिट 2 में जो हमने तीसरा चैप्टर था इसके पहले वाली वीडियो में ख़त्म किया। सरकार क्या है, सरकार के बारे में बताया। इस वीडियो में हम यूनिट 4 के बारे में यूनिट 2 के चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक, चलिए तो हम आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में मतलब क्या है इसको देखेंगे इस वीडियो में। इस अध्याय में एक देश को लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। उसकी रंग भेद की कहानी को बताया गया है, जिसमें जो श्वेत का अर्थ होता है जो मतलब त्वचा के रंग से सफ़ेद होते हैं, मतलब गोरे लोग समझ लीजिए, और अश्वेत का अर्थ होता है जो काले होते हैं थोड़े से। तो उन्हीं के आधार पर जो रंग भेद, मतलब रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, भेदभाव हमने पहले वीडियो में बताया था, भेदभाव किया जाता है तो उसे रंग भेद कहते हैं। ठीक, तो उस कहानी को लेकर हम बताएंगे। तो उसी कहानी से आगे कड़ी में जुड़ते हुए लोकतांत्रिक सरकार मतलब सरकार के लोकतांत्रिक सरकार होने का क्या अर्थ होता है, होने का क्या मतलब होता है। जैसे उनमें भागीदारी को हम देखेंगे कैसे होती है, मतलब तत्व के रूप में ही है मान लीजिए। और विवादों का समाधान, ये भी लोकतांत्रिक सरकार के एक मुख्य तत्व के रूप में आता है। और चैप्टर का नाम ही है ये, जैसे हम देख रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक, ये देखिए चैप्टर का नाम ही है ये, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। मुख्य तत्व का मतलब है कि उनके जो जरूरी जो कार्य हैं, ठीक, कार्य समझ लीजिए, या तो उनके मुख्य अंग समझ लीजिए कि उन जैसे कोई संस्था बनाई गई है तो उस संस्था के जो कार्य होते हैं उसी से आधार पर मुख्य तत्व होते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। ठीक, इस प्रकार से पूरा अध्याय इन 3 टॉपिक्स में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की कहानी में जैसा इस अध्याय में बताया गया कि एक 11 वर्ष की लड़की थी, उसका नाम माया नायडू नाम था, जो अपने माता के साथ पुराने बक्सों की, मतलब घर की सफाई कर रहे थे। तो पुराने बक्सों में उन्होंने देखा कि एक लड़के की चित्र, फ़ोटो की कतरनें, मतलब न्यूज़पेपर की कतरनें उसकी थी। तो उसने पूछा अपनी माँ से कि ये कौन है। तो उन्होंने माँ ने बताया कि ये एक 15 वर्ष का हेक्टर पीटरसन नाम का एक लड़का था, जिसको पुलिस ने गोलियां मार दी थी। तो क्या है कहानी, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते हैं। अश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं है, मतलब जो काले हैं। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। ठीक, वहाँ श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते हैं, मतलब जो श्वेत थे वहाँ पे, वहाँ के श्वेत अफ्रीकन भाषा बोलते हैं। ठीक, हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। मतलब जो भी हेक्टर थे, हेक्टर पीटरसन जो अश्वेत था, उसको अफ्रीकन भाषा, जो श्वेत लोगों की भाषा थी, जो गोरे लोगों की भाषा थी, उसको सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जबकि वह अपनी भाषा जूलू, मतलब अश्वेतों की भाषा जो जूलू थी, उसको सीखना चाहते थे। हेक्टर ने अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। वह अफ्रीकन भाषा सीखने से मना कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ भाड़ पर गोलियां बरसाईं। उसमें एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी और वह मर गया। वह 16 जून, यह जो घटना है 16 जून 1976 की है। ठीक, तो यही कहानी है कि एक अश्वेत जो
समाज में ही एक लड़का था जिसका नाम हेक्टर पीटरसन था, और जो वहाँ के श्वेत थे वे अफ्रीकन भाषा बोलने पर उन लोगों पर जोर दे रहे थे, लेकिन वे अफ्रीकन भाषा सीखना नहीं चाहते थे, उसका विरोध कर रहे थे। वे जूलू भाषा अपना सीखना चाहते थे। तो इसी विरोध में जो पुलिस थे, क्योंकि रंगभेद के आधार पर वहाँ की जो समाज था रंगभेद के आधार पर था, ठीक। तो गोलियां बरसाई, तो जिससे हेक्टर पीटरसन को भी लगी और वह मारा गया। 16 जून 1976 की ये क्या है, घटना है। तो इसी कहानी में यही था। तो इसी कहानी में उनकी माँ जो थी, जो 11 वर्ष की माया नायडू जो थी, वो अपनी माँ से जब पूछ रही थी, उसी कहानी में बताती हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका देश था वह पहले किस प्रकार का वहाँ शासन रहता था, किस प्रकार का समाज रहता था। तो उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद का कानून था। रंगभेद जो का अर्थ होता है, हमने बताया त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, इसी को हम क्या कहते हैं, रंगभेद, ठीक। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय अन्य प्रजातियों को दूसरे से संबंध बनाने की इच्छा नहीं थी। मतलब दूसरा अश्वेत श्वेत जो थे उन्हें आपस में किसी भी प्रकार का रिलेशन बनाने का मतलब इजाज़त नहीं थी। न बोलचाल, न शादी ब्याह, किसी भी आधार पर नहीं था, ठीक। और श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, उनके अस्पताल मतलब जो हॉस्पिटल होते थे उनके अलग होते थे, और अस्पताल की गाड़ियाँ भी मतलब जो एम्बुलेंस होती थी वो भी अलग ही होती थी। मतलब एक प्रकार से पूरा सेपरेट समाज, पूरा सेपरेट है, ठीक। श्वेत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, जबकि अश्वेतों के लिए साधारण सुविधा भी नहीं थी। मतलब जो श्वेत लोग थे उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, अच्छी वैन थी, अच्छी एम्बुलेंस थी, लेकिन जो साधारण व्यक्ति थे, जो मतलब साधारण अश्वेत जो थे, वे साधारण सुविधा भी नहीं पाते थे। मतलब एम्बुलेंस तो है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं हैं। उनके लिए रेल बसें अलग होती थी, बस स्टैंड भी, यहाँ तक कि बस स्टैंड भी अलग होती थी, बसें अलग होती थी। कोई भी अश्वेत श्वेत की बसों में नहीं बैठ सकता था, ठीक, और वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार की जो समाज थी वहाँ अफ्रीका में, इसी प्रकार की थी। वहाँ श्वेत और अश्वेत दो प्रकार की जो समाज थे वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग थे। अश्वेत को वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। एक प्रकार से उन्हें केवल दबाया जा रहा था, ठीक। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत के लिए थी तथा बेकार ज़मीन अश्वेत के लिए थी। मतलब जो ज़मीनें थी जिस पर उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, मतलब जहाँ उत्पादन अच्छा होगा वो ज़मीनें श्वेत के लिए थी। मतलब वहाँ गोरे जो लोग थे वो अपनी खेती कर सकते थे, लेकिन अश्वेत जो थे उन्हें सबसे बेकार ज़मीनें दी जाती थी, ठीक। इसी के साथ उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जब उत्पादन कम हो गया तो उस समाज में बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि नीचे, मतलब स्तर उनका जो आर्थिक स्तर होगा बहुत ही नीचे होगा। उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी, ना ही वहाँ शिक्षा मिल पाएगी लोगों को, क्योंकि खाने पीने की ही जब कमी होगी तो शिक्षा पर कौन जोर देगा। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने अश्वेत और श्वेत जो आधार पर बने थे समाज, इसका बहुत ही दृढ़ रूप से विरोध किया तथा इतना ही लिखा गया एनसीईआरटी में। तो आप इतना ही जानते रहिए। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आगे वीडियो आएंगी इसके बारे में, हमें कमेंट कर दीजिएगा। 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो हम समझते हैं कि देखिए
अब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तो लोकतांत्रिक देश के लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं, क्या उसके मुख्य तत्व होते हैं, इस कहानी के आधार पर हम देखेंगे। इस कहानी में जो जो समाज में असमानता थी, उसी के आधार पर हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को देखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के बहुत सारे मुख्य तत्व होते हैं, वो भी सकारात्मक रूप में होते हैं। तो इस कहानी से जो मिलती जुलती जो तत्व होंगे उन्हें हम देखेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। तो अब देखिए, जैसे लोकतांत्रिक सरकार के लिए हमारे लिए क्या मतलब है। ठीक, लोकतांत्रिक सरकार के लिए हमारे लिए क्या मतलब लोकतांत्रिक सरकार होने का क्या मतलब है कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक है तो उसका क्या कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, क्या उसके मुख्य तत्व हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार है तो उसमें लोगों की, लोकतांत्रिक मतलब लोग, यहाँ लोग शब्द आ रहा है ना, तो इसमें लोगों की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। तो भागीदारी सबसे पहला पॉइंट है। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी किस रूप में होती है उसे हम देखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार में विभिन्न प्रकार से भाग ले सकते हैं। कैसे कैसे भाग ले सकते हैं, देखिए, चुनाव द्वारा हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और प्रतिनिधि चुनने के साथ साथ हम उन्हें एक निश्चित सीमा के मतलब समय सीमा के भीतर के लिए चुनते हैं, तथा उनका जैसे एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उनका चुनाव कर दिया तो वो उन्हें हमेशा के लिए रहेंगे। तो एक समय सीमा के अंदर उनका चुनाव करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम कैसे प्रतिनिधि हम चुनते हैं। ठीक, और यदि लोकतांत्रिक सरकार में हमने चुनाव किया तो ऐसा ना हो कि जो हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजा वे मनमानी करने लगे। तो उसके लिए भी लोकतांत्रिक सरकार में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें भी प्रावधान किए गए हैं कि हम जब यदि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो गलत कार्य करते हैं तो हम उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। आलोचना किस प्रकार से करते हैं, धरना प्रदर्शन करके आलोचना, जुलूस निकाल कर, हड़तालें करके आलोचना, और हस्ताक्षर अभियान करके उनकी आलोचना कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्रतिनिधि चुना तो आगे चलकर वो गलत कार्य ना करें, इसके लिए वे जवाबदेही होते हैं। यदि वो करते हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि एक बार चुने गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उन्हें उनके पद से भी हटवा सकते हैं और उनका विरोध भी कर सकते हैं मुख्य रूप से। ठीक, अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके आधार पर जो अखबार और टेलीविज़न होते हैं उनके भी आधार पर हम सरकार का यदि गलत करते हैं, यदि सरकार लोकतांत्रिक सरकार होने का उल्लंघन करती है तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। अखबार, टेलीविज़न में पत्रिकाओं से जुड़े उनके मुद्दे जो गलत हो उन्हें उजागर करके। लेकिन आज के समय में जानते हैं कि यदि हम लोकतांत्रिक सरकार, यदि हम सरकार का विरोध करते हैं तो वो राष्ट्र का विरोध से जोड़कर आपको सेडिशन, राष्ट्रद्रोह का केस ठोंक देते हैं। तो बोलना भी गलत है उनके हिसाब से। इस प्रकार से सरकार लोकतांत्रिक होने से क्या मतलब है, इसमें दूसरा जो पॉइंट है, विवादों का समाधान करना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को समानता, न्याय, भागीदारी और विवादों का समाधान, ये सब मुख्य तत्व के रूप में आते हैं। तो ये जो भागीदारी है ये किस प्रकार से उस कहानी से जुड़ा है, हमने बताया था कि जो जो मुख्य तत्व को देखेंगे वो इस कहानी से जुड़े हैं। मतलब जैसे हमने ऊपर देखा कि जो अश्वेत लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में सभी समाज के लोगों को, या श्वेत हों अश्वेत हों, जिस भी प्रकार के हों, उनको वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार में है। उसमें दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद के आधार पर वहाँ पर समाज था, तो लोकतांत्रिक समाज होने पर
उन्हें सबको वोट देने का अधिकार मिला। ठीक, विवादों का समाधान देख लेते हैं। जैसे विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ये सब तब भी होता है जब कुछ लोग को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिसमें अन्य लोगों को भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विवादों का समाधान करे, और विवादों का समाधान इस प्रकार शांतिपूर्वक करे, उन्हें अहिंसा रूप में करे, हिंसात्मक रूप में ना करे। जैसे पहले रंग भेद के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में लोगों पर लाठियां पीटा जाता था। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार की जो कार्य हैं ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में विवादों का समाधान शांतिपूर्वक होना चाहिए और ठीक, समाधान शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो उदाहरण में देख लीजिए, जैसे धार्मिक जुलूस निकालना, और कर्नाटक और तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है, इसके बाद ये उदाहरण से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बताते हैं। धार्मिक जुलूस कैसे विवादों का समाधान होता है। जैसे यदि कभी कभी आपने सुना होगा कि धार्मिक जुलूस निकलते टाइम कोई अन्य, जैसे किसी धर्म विशेष का धार्मिक जुलूस निकला तो अन्य धर्म वाले पत्थर फेंकते हैं। तो इस समय लोकतांत्रिक सरकार होने का एक मुख्य कार्य है कि विवाद जो हो उसे ना होने दिया जाए और उसका समाधान किया जाए, शांतिपूर्वक किया जाए। ठीक, विवाद जिससे ना होने पाए। तो धार्मिक जुलूस निकालते टाइम जो लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व में उन्हें शांतिपूर्वक पूर्ण हो जाना चाहिए। और जैसे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व एक कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य में एक कावेरी नदी है जो दोनों राज्यों से होकर बहती है। कर्नाटक राज्य ऊपर है और जो तमिलनाडु राज्य है वो नीचे है। तो जो नदी है कर्नाटक राज्य में कृष्णा राजा सागर बांध है। ठीक, कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध, और तमिलनाडु में एक नदी पर बांध है जिसका नाम है मेंटूर बांध। तो ये जो दो बांध हैं वे दोनों एक ही नदी पर हैं। तो कभी कभी जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी, मतलब इसमें मेंटूर बांध में पानी तभी आएगा जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा। तो इनमें विवादों का जो विवाद होने के लिए, मतलब विवाद होते रहते हैं कि जल को लेकर, पानी के बंटवारों को लेकर उनमें विवाद होते रहते हैं। तो इसके समाधान के लिए भी लोकतांत्रिक सरकार का एक कार्य है, उसे करना चाहिए। ठीक, तो आप जैसे जानते रहिए कर्नाटक में कौन सा बांध है, कृष्णा राजा सागर बांध, और तमिलनाडु में मेंटूर बांध है। और वो बांध जो है कावेरी नदी पर है। उनके दोनों के बीच जल के जो बंटवारे को लेकर विवाद होता है, उन विवादों का भी समाधान करना चाहिए। इतना आप जानते रहिए। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट है इसमें समानता एवं न्याय। ठीक, तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में समानता, और समानता सभी को एक बराबर रूप में मिलनी चाहिए। और जो समाज आर्थिक रूप से और शिक्षा स्वास्थ्य के रूप से नीचे हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष जो योजनाएं हैं चलानी चाहिए। ठीक, और न्याय भी उन्हें पूर्ण रूपेण मिलना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध भी होना उसका एक मुख्य तत्व होता है। जैसे क्या, अस्पृश्यता पर रोक लगाए। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इस पर रोक लगाया जाए, और जो इस कार्य में लिप्त पाया जाए उससे न्याय उसके लिए
दंडित किया जाए, उसे न्याय दिया जाए जिसके लिए वह अस्पृश्यता या छुआछूत अपना रहा है। ठीक, तथा ये कार्य ना होने पाए इसके लिए सभी को समानता का जो विचार है वो बताया जाए और समानता जो है उसे दिया जाए। और दूसरा पॉइंट है दलितों के लिए शिक्षा, ठीक, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाएं, उन्हें मंदिरों में प्रवेश भी दिया जाए। ठीक, इस प्रकार से भी समानता उनको दी जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दी जाए, यातायात सुविधाएं दी जाए और जो मंदिर हैं उन्हें भी प्रवेश दिया जाए। ये सब उदाहरण के रूप में आप जान लीजिए, उनके लिए न्याय ऐसे किया जाए। ठीक, समाज में लड़का या लड़की होने का समान अधिकार भी दिया जाए, समानता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अभी इसके बाद अभ्यास के प्रश्न आएंगे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो कहानी हमने जाने लोकतांत्रिक सरकार होने का क्या मतलब है, उनमें 3 जो तत्व हैं, भागीदारी, विवादों का समाधान, समानता एवं न्याय। इसके आधार पर हमने पूरे अध्याय को देखा और इस अध्याय में यही थे और जो मुख्य तत्व हैं यही 3, ये मान लीजिए 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, तो 4 मुख्य तत्व दिए गए हैं इस अध्याय में। तो इतना ही है, हम देख लेते हैं अभ्यास के प्रश्न, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न में, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। तो आज दक्षिण अफ्रीका में जैसे हम जानते हैं जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार होने की नींव रखी, मतलब हुए लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो आज माया का जीवन किस प्रकार होगा, सभी लोगों में समानता होगी, छुआछूत या रंग भेद के आधार पर लोगों को अलग नहीं किया जाता होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को उपलब्ध होंगी। तो इसी प्रकार आज माया का जीवन होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार में प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। हमने बताया कि भागीदारी किस प्रकार की होती है, जैसे चुनाव देकर, धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान। इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार में हमारी भागीदारी, प्रक्रियाओं में भागीदारी होती है। यदि कोई प्रक्रिया, यदि कोई नियम कानून गलत हो तो हम धरना प्रदर्शन देकर उसे बदलवा सकते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न है विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हमने सरकार को चुनकर भेजा, अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजा, तो उनकी पूर्ण दायित्व होती है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति जो विवाद हैं, जो समानता या असमानता न्याय में देना है लोगों को, उसे दें, ये ज़रूरत होती है। ठीक, लोकतांत्रिक सरकार होने का अर्थ। चौथा प्रश्न है कि सभी लोगों के लिए समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। समानता का व्यवहार हो इसके लिए सरकार नियमें बनाती हैं, कानूनें बनाती हैं तथा लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देती हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें उठाने के लिए प्रयास करती है। ठीक, इस प्रकार से समानता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है सरकार। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं, तो हमने जैसे ऊपर बताया कि लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं वही 4 हैं, वही आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था ख़त्म हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सरकार क्या है इसके बारे में हमने तीसरा चैप्टर में देखा था और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में हमने देखा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार अपने भी राष्ट्र की सरकार है, अपने राष्ट्र की सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसीलिए हमने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, उनके चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक, थैंक यू।